दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं और साथ ही आगे भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न याद है या पहले से ही पॉलिटी को पढ़ रखा है तो उन्हें इस वीडियो में नए प्रश्न भी 100% देखने को मिलेंगे और साथ ही उनका टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। और नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो ये इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप इस बात को इस वीडियो को देखकर ही पता लगा पाओगे कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये कितने ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश का प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो देश का जो प्रथम सर्वोच्च पद होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति का पद देश का प्रथम सर्वोच्च पद होता है, यह आपको याद रखना है। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था। यानी ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका अभी तक कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो ब्रिटिश क्राउन का जो भारत में शासनकाल रहा है वो रहा है 1858 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित है। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं यानी अपने आप या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। इन पदाधिकारियों को जो कहा जाता है वो मंत्रिपरिषद कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 52 के तहत तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत निहित है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो प्रधानमंत्री का होता है और भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति भारत में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और ये भी आपको याद रखना है कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, लोकतंत्र के कुल कितने मुख्य आधार हैं? तो लोकतंत्र के कुल कितने मुख्य आधार हैं? तो 3 लोकतंत्र के मुख्य आधार होते हैं। और ये लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार कौन कौन से होते हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है? तो वो होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का तात्पर्य किससे है? तो मूल अधिकारों का जो तात्पर्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है? यानी उपराष्ट्रपति का पद भारत में किस देश के उपराष्ट्रपति के समान लिया गया है? तो सही आंसर है अमेरिका के। और मैं आपको बता दूं, विश्व में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो अमेरिका देश का लिखा गया था और सबसे छोटा संविधान जो है वो भी अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कार्य शुरू किया था वो सूरत से शुरू किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसका प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना होता है? तो विधि निर्माण करना किसका प्रमुख कार्य होता है? तो ये होता है विधायिका का।
1789 में किस देश की जनता को मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये प्रदान किए गए थे फ्रांस देश के नागरिकों को। 1789 में फ्रांस के किस शासक को मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो लुई सोहलवे को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? तो 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट, विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना किसका कार्य है? तो विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना जो कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका का। किस देश के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था? तो अमेरिका देश के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। किस वर्ष अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो 1791 को अमेरिका के संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करने एवं न्याय देने का दायित्व किसे है? तो ये दायित्व है न्यायपालिका को। दोस्तों, जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने सभी एग्जाम के प्रीवियस जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीएससी सहित जितने भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं सीरीज वाइज आपको करा रहा हूँ, यानी क्लास वाइज करा रहा हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई अन्य किताबों का अध्ययन करके और प्रश्नों को भी क्लासों में लिया है। और मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊँगा, संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो अमेरिका में। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की संस्तुति पर हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को ये केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ था। केसी नियोगी समिति जो गठित हुई थी 1946 में गठित हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की थी। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस माध्यम से की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1895 के तहत। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किस रूप में हुआ है? तो योजना आयोग का गठन हुआ है गैर संवैधानिक तरह परामर्शदात्री निकाय के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितनी पूंजी के साथ हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 30,133 पाउंड तथा इसमें 217 भागीदार भी थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनका निर्वाचन वर्ष जो था वो 1952 था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 26 जनवरी 1950 से कब तक कार्यकाल रहा? तो इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1962 में। 1917 से 1919 के दौरान मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? तो 1917 और 1919 के दौरान मूल अधिकारों की मांग की थी कांग्रेस ने। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन किसे सौंपा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन, संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन किस आधार पर करने का प्रावधान है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद में कौन कौन शामिल होते थे? तो ये गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन वर्ष क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन वर्ष था दोस्तों 1952। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। और मैं आपको बता दूं, योजना आयोग के 65 वर्ष बाद इसके स्थान पर एक नई संस्था आई है, नीति आयोग, जिसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 1 जनवरी 2015 को, और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद को क्या नाम दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद को नाम दिया गया था गवर्नर और उसकी परिषद। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद को बाद में क्या नाम दिया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है? अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी एनी बेसेंट ने। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो या उससे अधिक हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, लेकिन योग्यता रखने योग्य हो बस। और ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि पद ग्रहण से पूर्व संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण के बाद उसका पद रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य या भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग कब की थी? तो इन्होंने की थी 1925 में। नेक्स्ट, किस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 1726 के राजलेख के द्वारा। इससे पहले जो ये विधि बनाने की शक्ति थी वो इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 में पारित किया गया था। यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी 1928 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 75। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। किस समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो गुप्त समिति की सिफारिश पर।
किस उम्र के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है? तो 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होता। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पदावधि के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 64 के तहत। गुप्त समिति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गठित की गई? तो गुप्त समिति जो गठित की गई थी ये लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पर गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 को हुआ था दौरान मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी महात्मा गांधी ने। किस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के सारे कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था? तो यह था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी द्वारा उठाई गई मौलिक अधिकारों की मांग को संयुक्त संसदीय समिति ने कब अस्वीकार किया था? तो यह अस्वीकार किया था 1934 में। किस अनुच्छेद के तहत 18 वर्ष आयु का व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी की गतिविधियों के मुख्य केंद्र क्या थे? तो सही आंसर है इंग्लैंड और भारत, ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट है, 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए था? तो 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक के होने चाहिए थे। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1952 से 1962 तक। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा है, यह आपको याद रखना है। संघ और इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग और किस अनुच्छेदों में की गई है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा होती है? तो ये होती है भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में। कुल डाले गए मतों का कितना भाग न प्राप्त करने पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो 1/6 भाग पर। 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी थी? तो 2500 रुपये थी। अगला क्वेश्चन है, 1997 को किस अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तावक व अनुमोदक तथा जमानत राशि को बढ़ाया गया? तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत। 1945 में संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किसने की थी? तो 1945 में संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी तेज बहादुर सप्रू ने। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को किस पद पर नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री के। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि यदि लोकसभा में कोई भी स्पष्ट दल बहुमत में न हो तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में तब जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी विभक्तीय स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। वह व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री अपनी विवेक शक्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसे कितने दिन में सदन में लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है? तो 1 माह के भीतर।
सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के नेता चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने किया था 1979 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया था, तो ये किया था मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है जैसे मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के किस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो चौधरी चरण सिंह को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सबसे पहले अर्थात 1979 में किस राष्ट्रपति ने अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने, जो सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे 64 वर्ष की आयु में, और ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सबसे पहले अर्थात 1979 में किस राष्ट्रपति ने अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। और दूसरी स्थिति में यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तब भी राष्ट्रपति अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब सत्तारूढ़ दल जो होता है वो अपने में से ही एक नेता को चुन लेता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? यदि निर्वाचन के पूर्व किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा तथा वह अपने कार्यकाल में कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 59 में। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार के संबंध में कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था? तो मूल अधिकार के संबंध में कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति गठित की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और संविधान द्वारा मूल अधिकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित हुई थी? तो JB कृपलानी की। किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और JB कृपलानी की सिफारिश पर। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करके कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया था? तो राजीव गांधी को। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अनुच्छेद 57 के तहत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।